नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों। तैयारी ठीक ठाक चल रही है भाई? चलो ठीक ठाक चल रही है। अच्छा, तो हमने क्या करा है कि एलसीएम एसएफ का टॉपिक खत्म कर दिया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो जरूर जाकर देख ले, और वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको एग्जाम में बहुत चीजें समझने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें पता चल जाए तो आप आंसर टिक मार दोगे। अपने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो टिक मार दोगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ पढ़ना है आपको तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैथ्स नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ्स नहीं है, ये आपका ब्रेन को चेक करने की एक मेथड है। और ब्रेन चेक करने का मेथड के लिए आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। पहली बात, यही काम हमने करा है। एलसीएम एसएफ में समझना कोशिश की है कि कैसे हम बिना सॉल्व करे आंसर तक कैसे पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखो भाई, ये आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हो, ये कोई 10वीं का कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि एक क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने छोटा कर दिया तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा, और छोटा कर दिया तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा, आप आंसर लिखा है तो आधा नंबर मिल जाएगा। ऐसे नंबर नहीं कटेंगे। या आपने पूरे अगर 2 पन्ने भर दिए तो आपको पूरे 5 में से 5 मिल जाएंगे। ये है कंपटीशन के क्वेश्चन। यहां आप चाहे 2 पन्नों में सोल्यूशन करो, या एक पेज में सोल्यूशन करो, या आप तुक्का लगाकर भी अगर टिक मार दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आपका वो आंसर सही रहा। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो जय माता दी के जो भी टेक्निक्स हैं आपके पास, अगर उनसे आपने टिक लगा दिया और वो आंसर ठीक हो गया तो आपको नंबर मिलेगा। कोई माई का लाल आपके नंबर नहीं काटेगा। जब अगर ये सुविधा अगर एग्जामिनर दे रहे हैं, अगर बोर्ड दे रहा है हमें, तो फिर हम क्यों नहीं यूज करें? कि हम क्यों जिद पड़े हैं कि भाई हम तो क्वेश्चन को सॉल्व ही करेंगे, तभी जाके आंसर आएगा, तभी निश्चित हो गया आंसर ठीक है। 15 नंबर की मैथ है, उसे क्यों इतने ज्यादा भाव दे रहे हो भाई? उसे उतना ही भाव दो जितना कि देना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आपको मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, छोटी छोटी चीज कराऊंगा। वो छोटी छोटी चीज समझो और आप सारे टिक मार दोगे। मैं नहीं कहता कि आप सॉल्व करो पूरा, क्योंकि सॉल्व करने से आप टीचर बन जाओगे, सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो आज हम नए स्टार्ट कर रहे हैं भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसे हिंदी में हम अनुपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अनुपात। ठीक है, अनुपात का बड़ा रोल है। पहली बात तो अनुपात को हम पढ़ते क्यों हैं? तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जितनी भी मैथ है वो या तो परसेंटेज के माध्यम से होती है या फिर अनुपात के माध्यम से होती है। और उसके बाद अगर कुछ बचा है तो बहुत बड़ा पोर्शन वो है आपके एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि इनसे तो सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। और लेकिन आपको अगर पता चल जाए तो एलिमिनेशन मेथड की भाई कौन कौन से आंसर नहीं है उन्हें खत्म कर दो। फिर हम अप्रोक्सीमेशन, डिजिटल सम, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, डबल डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये सारे वो मेथड है जिनसे आप आंसर टिक मारोगे। आपको हर चैप्टर के लिए अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, एक बार अगर कर लिया, हर चैप्टर में काम करती हैं भाई चीजें। तो आज के इस चैप्टर को आपने बहुत आराम से देखना है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कुछ कराऊंगा शुरू में, वो करने से आप समझ लेना, क्योंकि वो इसलिए कराऊंगा भाई क्योंकि देखो टीचर सभी तो करा रहे हैं, मार्केट में यही तो तरीके चल रहे हैं। सब मार्केट के तरीके से करेंगे तो या तो सबका सिलेक्शन होगा या फिर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। मैं फिर बोलता हूँ, लेकिन मैं भी टीचर हूँ, मेरी भी खुड़स है, मेरे भी अंदर से है कि मैं सिखा के जाऊं तुम्हें कुछ, तो मुझे सिखाने दो। लेकिन मैं बोलूंगा पेपर में कतई मत करना जो मैं सिखा रहा हूँ। मैं जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा पेपर में, आपने वो मेथड यूज करना है, क्योंकि और भी बच्चे भी तो यही कर रहे हैं। आपको तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने वाला मेथड चाहिए, क्योंकि कम टाइम में जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेगा सिलेक्शन उसी का होगा भाई। ठीक है, तो समझ लेते हैं, पहले सीख लेते हैं क्या है अनुपात। क्या होता है कि जैसे हमने एलसीएम में भी समझा था, एलसीएम एसएफ के टॉपिक में, कि भाई अनुपात कब आता है? जब किसी एक बड़े से बड़े नंबर से अगर डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड होने के बाद अब उसमें से कुछ डिवाइड नहीं हो पाएगा, तब जाके जो बचा हुआ हिस्सा है वो होता है अनुपात। क्या जरूरत आन पड़ी? अरे कंपैरिजन के लिए यूज करा गया। कंपैरिजन का मतलब, जैसे अगर बोल दिया जाए कि इसकी लंबाई इससे दुगनी है, मैं बोलता हूं दुगनी है, तो दुगनी का मतलब यह है कि अगर ये 10 मीटर का है, बंदा बंदा तो खैर नहीं होगा, कोई चीज ऑब्जेक्ट होगा, 10 मीटर का है, तो दुगना का मतलब ये 20 मीटर का हो जाएगा। अगर वो 100 मीटर का है तो वो 200 मीटर का हो जाएगा। वो 50 मीटर का है तो 100 मीटर का हो जाएगा। अच्छा, वो मैं कह रहा हूं 40 मीटर का तो 80 मीटर का हो जाएगा। वो 2 फीट का है तो वो 4 फीट का होगा। कुल मिलाकर ये है। ये तो कंपैरिजन करने के लिए रेशो बनाया, और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत छोटा काटने के बाद आप कंपेयर कर पाओ, इसलिए अनुपात बनाने की कोशिश की गई। तो मैं कहूँ भाई ये 60 है और ये मेरे पास है 50, इन दोनों का रेशो क्या होगा? ये रेशो है क्या? सर नहीं है।
रेशो का मतलब इनमें से डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे भाई, मैं 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ, सिंपल सा मेरे पास आ गया 6:5। इस 6:5 का मतलब ये है कि ये सर रेशो में है, रेशो में है तो कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर का मतलब है कि अगर इसके पास 6 होगा तो इसके पास 5 ही होना चाहिए। जैसे सर मैं इसको अगर 1 से डिवाइड करता हूं तो 1 से गुणा करता हूं तो ये तो हो गया, 2 से गुणा कर दूं तो ये 12 हो जाएगा, और 2 से गुणा करूंगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है जी। मैं इसे 3 से गुणा करूं तो ये हो जाएगा 18, और 3 से करूंगा तो 15 हो जाएगा। मैं इसे 4 से करूं तो 6 चौक 24, और ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। सर ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। ये रेशो बिगड़ना नहीं चाहिए भाई, ये रेशो बिगड़ना नहीं चाहिए। जिस नंबर से गुणा कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, नंबर से गुणा करते रहो, लेकिन एक को नहीं करोगे, ये जोड़ा है, एक को नहीं करोगे, दूसरे को भी करना पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? कि मैथ ये कहती है भाई तुम कुछ भी कर लो मेरे साथ, लेकिन दोबारा से मैं उसी पर आ जाऊंगी घूम के, क्योंकि अगर तुम गुणा कर रहे हो तो किसी बंदे ने आके अगर डिवाइड कर दिया तो क्या मैं ये मिल जाऊंगा? जैसे मैंने यहां पर 6 से गुणा करा है, तो कोई बंदा 6 से डिवाइड भी तो कर सकता है। अगर मैं डिवाइड करता हूं 6 चौक किससे होता? 4 से, सॉरी 4 से गुणा था ना ये। अगर ये 4 से गुणा है तो अगर इसे 4 से गुणा करने के बाद अगर ये नंबर मिला है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रेशो वही मिल जाएगा। तो 4 6 24 और 4 पंजे 20, बिल्कुल मिल जाएगा सर, बिल्कुल सेम रेशो है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ ये अलाउ करती है आपको, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई, जो रेशो है जितनी बार गुणा करा है उतना ही ये गुणा होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब थोड़ा सा वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो सबसे पहले कराते हैं हर कोई टीचर, मैं भी कराऊंगा भाई, मैं क्यों ना कराऊं। मान लो मेरे पास है ये दो रेशो A/B, इसका रेशो दे रखा है 2:3 का, ठीक है जी। और मैं कहता हूं ये B/C है, इसका रेशो दे रखा है मान लेता हूं 6:7 का, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको कंबाइंड रेशो निकालना है। मैं फिर कह रहा हूं भाई, जैसा मैं अभी करा रहा हूं बिल्कुल मत करना, देख लो, कल को ये ना लगे सर जी उन टीचर ने तो, सर ने ना, उन फलाने सर ने तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए थे, आप भी तो सिखाओ। तो उनके लिए है भाई, बच्चों के लिए। पर कोई ये बोले कि सर अरे वो टीचर तो बहुत टाइम ले रहे थे, सर आप क्वेश्चन जिस तरह से करा रहे हो ना सर ऐसा मजा आ गया, सर आंसर निकालना सिखाओ, हमें पढ़ने से मतलब नहीं है, हमें तो पेपर पास करने से मतलब है। तो उसके लिए जब क्वेश्चन करूंगा ना तब इंतजार करना, तब करेंगे हम वो चीज, अभी फिलहाल समझ लो भाई। मैं कहता हूं एक तरीका तो मैं ये कह सकता हूं भाई, ये ए है ये बी है, तो ए और बी ये कोई बहुत बड़े नंबर हो सकते हैं, काट पीट के इतना कर दिया 2:3। अब इसमें किसी का टेबल का डिवाइड नहीं होगा किसी टेबल से, ठीक है। और ये बी और सी थे तो ये भी कोई बहुत बड़े नंबर होंगे, काट पीट के ये 6:7 में कर दिया। लेकिन एक बात समझाओ मुझे कि यहां पर क्या है भाई, यहां पर सर जी बी है और बी इधर भी है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सर ये है ना बी, इसकी वैल्यू ये रही, और इस वाले बी की वैल्यू ये रही। तो ये जब अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे यहाँ भी 3 होना चाहिए, या यहाँ 6 है यहाँ भी 6 होना चाहिए। अब क्या करोगे सर, बराबर है तो बराबर, ये बी है तो बी तो होगा भाई, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, बराबर करने के लिए सर 6 है तो एक काम करता हूं, इसे 2 से गुणा कर देता हूं, 6 बना देता हूं। लेकिन रेशो तो अभी ये कह रहा था ना कि भाई आप कर दो, लेकिन पूरे के पूरे रेशो से गुणा करना है। तो अगर 2 से इसे करोगे तो 2 से इसे भी करना पड़ेगा आपको। तो 2 से करता हूं तो ये 4 हो जाएगा, और 2 से करता हूं तो 6 हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर अब यहां पर 6 है और यहां पर 6 है, जिस जिस में रेशो बराबर हो रहा है वो वाला यूज करेंगे। तो इसके लिए बी के लिए ये रहा 6 और बी के लिए ये रहा 6, तो ए के लिए कौन सा हो जाएगा 4, ए के लिए मैं लिख दूंगा 4, और बी के लिए क्या था 6 था, और सी के लिए क्या हो जाएगा ये रहा 7। ठीक है, ये रेशो बन गया। चलो ऐसा हो गया। अगर हम दूसरी बात करें भाई, जैसे और कोई तरीका सर, बिल्कुल तरीका तरीका तो बहुत सारे हैं यार, अभी रुक जाओ, तसल्ली रखो। ठीक है, यहां पर है तो एक काम कर सकते हैं हम, ए को और बी को ए और बी के नीचे रख देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मैंने करा ए और बी को यहां रख दिया, ए के नीचे ए और बी के नीचे बी, ए के नीचे ए और बी के नीचे बी रख दिया भाई। फिर बात करी हमने कि भाई ये बी और सी को रखना है, बी के और सी के नीचे। अब ये बी बुरा मान जाएगा, बोलेगा भाई बी, मैं तो बी हूं ना, तो मैं तो बी के नीचे आना चाहिए, यहां तो बी के नीचे पहले 3 आ गया, मैं क्या करूं। बोले कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बी के नीचे ही आना। तो एक काम करते हैं, चलो भाई आप बी के नीचे आ जाओ, ये लो, ये बी के नीचे आ जाओ, ये लो, यहां रख देते हैं, थोड़ा नीचे तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लो। तो मैंने क्या करा, अच्छा एक रह गया, ये यहाँ पर बी के नीचे बी आ गया, तो सी, ये सी के नीचे था तो सी के नीचे आ जाएगा, ये तू रह गया, तू भी आ जा। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काम करा, इसके जितने, ये तो बी था तो बी के नीचे होना चाहिए, हमने थोड़ा नीचे सरका दिया।
अब इससे क्या होगा, इसकी जिद भी पूरी हो गई, ये के बीच की बी के नीचे आ गया और ये सी के नीचे था तो सी की वैल्यू थी तो सी के नीचे आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इन्हें लिख देता हूँ यहीं पे, ये था हमारे पास 6:7। कंबाइंड रेशो एक साथ बनानी है तो क्या करेंगे, अब देखो भाई यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पर जगह खाली है। अब होता क्या है, दिल्ली एनसीआर में ज्यादा हो रहा है, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं बची जहां नहीं हो रहा है। आपने क्या करा, एक जगह खरीद ली, प्लॉट खरीद ली, और खरीदने के बाद आप अपने जहां रह रहे हो वहीं रहते हो। और अगर गलती से आप 1 आध साल नहीं जाओ, 1 आध साल तो बहुत दूर बोल दिया मैंने, 2-4 महीने बाद ही नहीं जाओगे ना, तो जो पड़ोसी होता है, पड़ोसी देखता है खाली जगह पड़ी है, अच्छा अगर वो आपसे धींगरा हुआ, मजबूत हुआ, तो क्या करेगा, कब्जा कर लेगा भाई आपकी प्लॉट पे। आप जाओगे तो बोल देगा भाई ये तो मेरी प्लॉट है, अगर तुझे खरीदनी तो पैसे दे दे, मैं इस रेट में बेच दूंगा तुझे। फिर आप जाओगे कहाँ, कोर्ट, और कोर्ट में क्या है, जिसने कब्जा कर रखा भाई पोजीशन उसी का रहेगा, लड़ो साबित करो तब जाके खाली करवाएंगे, तो ये मामला है। तो यहां पर भी हम ये करेंगे, कब्जा करना सिखा रहे हैं। देखो अब तुम बोलोगे सर क्या सिखा रहे हो, कब्जा करना सिखा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो 3 था, 3 के साथ में प्लॉट खाली है, तो क्या करेगा, जगह देखेगा खाली, ये 3 कब्जा कर लेगा भाई इस पे, ठीक है। यहां पर 6 के साथ में प्लॉट खाली थी, तो 6 साथ में कब्जा कर लेगा। करने के बाद अब इनकी गुना कर दो, तो ये 3 6 दूनी 12, 3 6 18 और 3 7 21, ठीक है, इतना आया। किसी टेबल से अगर कट सकता है तो काट दो, कट सकता है क्या सर, एक बार देख लेते हैं सर, ये 3 से कट जाएगा, तो मैं करूंगा 3 चौके 12, 3 6 18 और 3 7 21, ये रेशो आ गया मेरे पास। यही रेशो मेरे पास पहले आया, समझ में आया, ये मेरे पास रेशो आ गया और आंसर ये हो गया। फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो, पर मैं आंसर निकालना नहीं, मैं आंसर ढूंढना सिखाता हूं, तो आपको ढूंढना आना चाहिए भाई आंसर। तो ये तो वो मेथड हो गए। अब ऐसे ही 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, कितने साथ भी कर दो, सबके साथ ऐसी जगह घेरना सिखा दो। अब बोलेंगे सर जगह घेरना सिखा रहे हैं सर जी, तो बिल्कुल भाई ऐसे ही करना है, ठीक है। मैं ज्यादा और मेथड में नहीं जा रहा, मैं अब उस मेथड पे आता हूं जो आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अब मैं एक बात समझ जाता हूं, मैं यहां लिख दूं ये आंसर, ठीक है भाई, इसके ये मैंने आंसर लिख दिया। अब एक बात समझना, मैं अगर इस आंसर की बात कर रहा हूं, ये आंसर है, तो मैंने ये कहा था शुरुआत में जो रेशो रहेगी, जैसे ये रेशो थी भाई 2:3, तो ए हमेशा 2 और बी हमेशा 3 के रेशो में ही रहेगा। इसे किसी से भी गुणा कर दो, लेकिन काटने के बाद ये दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएगा, 2:3 में आएगा नहीं आएगा, या गुना भी कर दोगे तब भी ये 2:3 में रहेगा। जैसे मान लो मैं इसे 10 से भी गुना करता हूं तो कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा 30, तब भी तो ये काटेंगे तब भी 2:3 में रहेगा नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो जहां जहां मुझे ए और बी दिखाई देंगे, ए और बी मेरे पास यही रेशो में रहेंगे, जैसे 2 और 3, तो अगर मैं ए और बी को देखता हूं ये 2 और 3 के रेशो में है क्या, जैसे इसे काटता हूं 2 से तो ये 2 बन जाएगा, इसे 2 से काटूंगा तो 3 बन जाएगा, क्या 2 और 3 के रेशो में, हाँ बिल्कुल सर, एक बात समझ में आई, चलो ठीक है। अच्छा दूसरा कहता हूं, यहां पर भी मुझे बी और सी दिखाई देंगे, वो हमेशा 6 और 7 के रेशो में दिखाई देने चाहिए, बड़े भले ही इनके गुना करने के बाद आए, लेकिन अगर गुना करने के बाद भी है तो वो भी इन्हीं रेशो में होना चाहिए, काट के देखेंगे तब इन्हीं 6:7 में आना चाहिए। तो यहां देखता हूं कि क्या ये बी और सी, बी जो है वो अगर ये था और सी ये है तो 6:7 के रेशो में, हाँ सर बिल्कुल है। कई बार आपको इनके मल्टीपल मिलेंगे, तो आप ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूं इसका अगर 4 गुना मिलता है, 4 गुना मान लो 8, तो गारंटी है इसका भी 4 गुना ही मिलना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 12 मिलना चाहिए, क्योंकि बरकरार रहना चाहिए रेशो। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आता हूं सवाल पर, फिर देखता हूं कैसे चुटकियों में सॉल्व करोगे, चुटकियों में एक क्वेश्चन, ठीक है, अपने बगल वाले दोस्त से नहीं, जो कहीं आपसे 200 किलोमीटर भी दूर पड़ रहा है ना, आपका कोई रिश्तेदार वगैरह, उनसे भी सवाल, एक ही सवाल होगा, वो कैसे करता है और आप कैसे करते हो, फर्क पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलो आ जाते हैं भाई सवाल पे, आ जाते हैं सवाल। नॉर्मल सवाल है, 2022 में पूछा था एसएससी जीडी में, अब जीडी में पूछा है तो मैं सोच रहा हूँ दिल्ली पुलिस में भी पूछ सकता है। अब ऐसे कितनी बार पूछे, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि चलो कोई नहीं। एक तरीका तो ये है कि जैसा हमने बताया था पहले, देखो एक तरीका तो ये था कि भाई ए बी सी और ये डी था, डी है क्या, नहीं है, डी नहीं है भाई, ठीक है, ये 3 ही है, तो इनका रेशो निकालना था भाई। कैसे निकाल सकते हैं, ए और बी के नीचे वैल्यू रख दो, बी और सी की वैल्यू रख दो, फिर इनके पड़ोसियों को हम कब्जा करवाएंगे। तो ये वाला मेथड तुम सारे खुद ही कर लेना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और मैं ये बोलता हूं पहले तो सबसे पहले आपका दिमाग ये होना चाहिए, एग्जामिनर मजाक कर लेता है आपके साथ कभी कभी, क्या लिखा है सी और ए, क्या है सी और ए, सी और ए है, तो सी और ए लिखा है, जबकि ए और सी बच्चे समझते हैं लिखना। ठीक है, तो यहां पर आप आंसर करने के बाद भी आप उल्टा लिख सकते हो, क्योंकि आप सोचोगे ए और सी पूछा है, वहां पर उल्टा कर दिया उसने, सी को पहले लिख दिया। तो पहले तो ये देख लेना पूछा क्या है, उसके हिसाब से काम करना है। दूसरी बात, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई देखो जो भी रेशो है, हमसे ए और सी का पूछा है, चलो मैं कहता हूं कि चलो कोई नहीं, ए और सी का पूछा है, पूरी कंबाइंड रेशो नहीं पूछी तो, पर लेकिन आपने देखना ए कौन है भाई, ये रहा, तो इसका मतलब ये था ए, और सी कौन सा था, ये रहा। ठीक है, अब ए और सी में कोई कॉमन तो नहीं है, इनमें अलग अलग बात कर रहा हूं, सिर्फ अलग अलग। भाई इस 4 में और 11 में कोई कॉमन तो नहीं है, जो ऐसा कोई टेबल जो 4 को भी काट दे या 11 में से कट जाए, कोई नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहता हूं जहां भी चला जाए ए वो 4 का मल्टीपल होगा, और जहां भी चला जाए सी तो वो 11 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ऑप्शन में जो भी होगा वो किससे कटेगा, सी 11 से कटेगा और ए 4 से कटेगा। लेकिन हमसे सी और ए पूछा तो पहले दे रखा है सी, तो पहली वाली वैल्यू 11 से कटनी चाहिए। 11 से कट रही है क्या, नहीं कट रही। 11 से कट रही है कि नहीं कट रही, 11 से कट रही है, कट रही है, 11 से कट रही है, कट रही है। तो दूसरा बाद में क्या पूछा था, ए पूछा था, ए की वैल्यू कौन सी थी, 4, तो ए की वैल्यू 4 से भी कटनी चाहिए। 4 से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। आंसर हो गया आपके पास बी, इतना कर सकते हैं। तो ये था, अगर ऐसा करना सीख गए तो आपको सॉल्व होने से बच जाओगे, बड़ा टाइम लगाने से बच जाओगे, क्योंकि वो यही क्वेश्चन आपका दोस्त भी कर रहा होगा, वो करेगा भाई पूरी तरह से। मैं और तरीका भी बता सकता हूं, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जैसे आपके पास लिखा है 4 और 6 और लिखा है 10 और 11, ठीक है, ये ए था, ये बी था, ये बी और सी था। आपको अगर पहला और आखिरी पूछा है ना, तो मैं कह दूंगा यहां से लाइन काटो, इसमें से जो कटता है काट दो, जो कटता है काट दो। काटने का कैसा है, सिंपल सा, मैं कह रहा हूं भाई 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, और कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है, इधर वाले में लेफ्ट और राइट वाले में कुछ तो नहीं बच रहा है ऐसा जो कट जाए, नहीं कट रहा, तो अब बाकी गुना कर दो, 10 दूनी 20 और 11 दिया 33, ऐसा भी बोल सकता था। पर ये कौन सा हिस्सा होगा, ए के लिए, ये कौन सा वाला होगा, बी के लिए। तो ए और बी का रेशो मैं ऐसे भी निकाल सकता था। कुछ बच्चे ऐसे भी करके तुम्हें चमकाएंगे कि भाई ऐसा कर लेते बहुत जल्दी जाएगा, सीधा सीधा काटना है। ये यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ होता ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, तो पहला और आखिरी हम ऐसे काट सकते हैं, इधर से इधर काटते रहो और आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा ऐसे भी चमकाए तो आप उसे ऐसे चमका देना, ठीक है। तो ये करने के अपना टाइम खराब मत करो, ना ये करके ना दूसरा करके। आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर इन दोनों में, अगर आपसे पहला आखिरी पूछा है तो देख लेना उन पहले आखिरी के जो रेशो दे रखे हैं उनमें कोई कॉमन नंबर तो नहीं है ना। कॉमन नंबर नहीं है तो उसी से कटेंगे, आंसर निकलेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। यहां पर क्या पूछा अभी, ए बी सी तीनों का पूछा है, कंबाइंड रेशो पूछी है। अब एक तरीका तो वो है पड़ोसी से जगह कब्जा करवा दो। एक तरीका यह है कि भाई मैंने कहा था कि जहां भी ए और बी होंगे वो 9 और 14 के रेशो में होंगे, 9 और 14 के रेशो में। 9 और 14 के मतलब अगर ये 9 है ना, अगर ये 9 है तो गारंटी है ये 9 है तो ये 14 ही होना चाहिए। अगर ये 18 हो जाएगा तो ये 28 हो जाना चाहिए, ऐसा है क्या। चलो 9 और 14 का रेशो, 9 और 14 का रेशो है क्या, नहीं है भाई, इनको छोड़ते हैं, चलो भी ठीक है, हो सकता है, पता नहीं, हम इतनी मेहनत भी नहीं करेंगे ना। 9 और 14 का नहीं है, 9 और 14 का हो सकता है ये हो, ठीक है। हालांकि मैं इसी से निकाल दूंगा, मुझे पता है 14 का रेशो है तो इसका मतलब 7 का भी मल्टीपल होगा। अगर 7 का मल्टीपल है तो 7 से कटेगा नहीं, तो मैं तो ये यहां भी इतना खत्म करके आंसर निकाल सकता हूं, ये रहा डी आंसर, ऐसे बोल सकता हूं। लेकिन फिर भी आपको लगे कि नहीं यार सर 14 से हम वो करना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर बी और सी दे रखे हैं बाद में, तो इसका मतलब बी सी कितना है, 16 और 7 में होना चाहिए। तो 16 और 7 में क्या है, तो ये 16 और 7, अगर 7 का 7 गुना है तो ये 16 का 7 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला वैसे भी आंसर नहीं है, तो फिलहाल मैं इतना ही कर लेता, सिंपल सा रख लेता भाई कि मुझे पता है ये 9 और 14 का रेशो होना चाहिए, और 9 और 14 से कट, इसका मतलब 9 से कटेगा 14 से कटेगा, ऐसे भी निकाल सकता था। लेकिन 9 से और 14 से कट रहा है, 9 से 14 से कट रहा है, चेक करेंगे। लेकिन ये 9 होगा तो ये 14 ही होना चाहिए, 9 है 14 नहीं है, कैंसल आउट। 9 का मल्टीपल है, हो सकता है किसी नंबर से करके, 8 कितने से करा है, 8 से। अगर ये 8 से करा है तो 8 से करने के बाद 102 आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है ये 14 का है तो 14 से कट नहीं रहा, तो ये भी कैंसिल, और ये 9 का है तो 14 होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल। तो ये वाला आंसर आ गया। कितनी देर करनी है आप,
अगला देखते हैं। अब यहां पर भी ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, सबसे पहली बात, क्योंकि ऑप्शन मैंने नहीं बनाई, ये क्या बनाया, एग्जामिनर ने बनाए। एग्जामिनर ने बनाए तो भाई उनका यूज कर लो, बुरा मान जाएगा नहीं तो कि भाई मैं चीज दे रहा हूं फिर भी तुम यूज नहीं कर रहे हो, और फिर बोल रहे हो टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए क्योंकि आप ज्यादा लगा रहे हो, इसलिए नहीं कि सवाल लगवा रहा है। यहां पर देखो क्या निकालने के लिए बोला है, PRS, क्या निकाला है, PRS, और यहां पर क्या है, एक्चुअली में PQRS दे रखा है। तो जो बच्चे निकालेंगे वो इसका ऐसे निकालेंगे, PQR फिर S, इन सब की कंबाइंड रेशो निकालेंगे, फिर देखेंगे Q तो पूछा ही नहीं था, फिर PRS का निकाल के फिर देखेंगे, कॉमन वॉमन निकाल के देखेंगे, तब जाके आंसर आएगा। आपको क्या करना है, आपने देखना कि देखो सिंपल रखो, इसमें क्या दे रखा है, PRS या PRS, तो लास्ट में RS है। अब ये चेक करना है RS एक साथ दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है सर। अगर दे रखा है तो R और S का रेशो 1:10 होना चाहिए। 1:10 का मतलब कि ये 1 होगा तो वो 10 गुना होगा, इसका 10 गुना है। अगर वो 1 होगा तो वो 10 होगा, अगर ये 2 हो जाएगा तो वो 20 होगा, अगर 3 होगा तो वो 30 हो जाएगा, 4 होगा तो वो 40 हो जाएगा, ऐसा। अब देखो जरा ऑप्शन में जो भी ऑप्शन होंगे तो ये P के लिए होंगे, ये Q R के लिए होंगे और ये S के लिए होंगे। तो मुझे RS का देखना है, मुझे लास्ट के 2 देखने, चेक करने। मुझे बताओ 1 और 10 का रेशो है क्या सर, नहीं। 1 और 10 का तो नहीं, खत्म। 1 और 10 का रेशो है, नहीं। 1 और 10 का रेशो है, नहीं। आंसर डी। अब बताओ, अगर पता होगा तो इतनी जल्दी हो जाएगा, और नहीं पता होगा तो फिर करते रहो। पहले सबका निकालो, PQRS का निकालो, फिर उसमें से Q हटाओ, फिर PRS लो, फिर देखो कॉमन वॉमन। नहीं करना यार, नहीं करना। ऐसा ही दोबारा से क्वेश्चन, ये CHSL 2022 में पूछा है, टायर में CHSL, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूं यहाँ पर सर वही चीज है भाई, सर आप जो बोल रहे थे अब तो आ गया कि भाई यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, ये रहा आ गया PRS, और यहाँ पर Q भी दे रखा है, तो Q तो नहीं निकालना। मैं कह रहा हूँ RS एक साथ है क्या, कॉमन RS एक साथ है, RS एक साथ है, तो 2 और 1 का रेशो है। इसका मतलब एक तो ये वाली बात कि इससे बड़ा होगा, R जो है S से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो रेशो बड़ा है, तो हमेशा गुना होगा तो इसी तरह से होगा, तो हमेशा R, इस केस में R बड़ा ही होगा, किसी से गुना कर दो। दूसरा जो होगा उसका डबल होगा, S से डबल होगा, 2:1 रेशो, तो यही मतलब आता है, या 2:1 के रेशो में निकाल। तो मैं कहूंगा एक तो बड़ा होगा, तो अगर छोटा दिखाई दे, R छोटा दिखाई दे, तो ये क्या होगा भाई, अगर ये PRS के फॉर्म में, तो आपको समझना चाहिए ये P है, ये R है, ये S है, ठीक है, ये S है, तो इसका मतलब R बड़ा होना चाहिए और दुगुना होना चाहिए। देखो 15 का डबल 30, ये आंसर हो सकता है, मैं थोड़ी देर के लिए रखता हूं। ये तो बोला बड़ा है, ये तो छोटा ही है, R नहीं हो सकता आंसर। बड़ा है सर, दुगुना है क्या, नहीं है सर। दुगुना है क्या, नहीं है सर। आंसर बताओ। अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो आप अपने खुद अपने आप को अंधकार में डाल रहे हो, फिर तो आप टीचर बनना चाहते हो, कोई नौकरी वोकरी करना नहीं चाहते। समझ में आ गया, अगला देखते हैं। फिर एक और देखा भाई, ये 2022 में टायर 1 में CHSL में पूछा है, तो यहाँ क्या पूछा है, ABCD सबका पूछा है भाई, ABCD, इसका मतलब ये जो होगा A होगा, ये जो होगा B होगा, ये जो होगा C होगा, ये D होगा। अब पेपर में नहीं लिखना है आपने, आपको पता चल गया कि आपको जो पूछा है उन्हीं का रेशियो दे रखा होगा। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि भाई किससे हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं, अगर आपने A और B को बात करी तो ये जिस मर्जी से गुणा कर दो, पर रेशियो इनका 2:3 ही रहेगा। इसका मतलब जो नंबर 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, कितनी बार कटेगा वो भी बरकरार रहेगा, ठीक है। पहले तो 2 और 3 से, ठीक है। तो देखो भाई 2 से कटेगा 3 से, तो B 3 से कटेगा, B 3 से कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन खत्म हो गए बेमतलब के, जो फालतू थे वो हटा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखते हैं भाई ये कितनी बार में कट रहा है, 2 से 4 बार में, तो 3 किससे कट रहा है, 4 बार में। और यहां बी में देखूंगा तो 12 और 12 का मतलब है ये A और B का रेशो बराबर होना चाहिए था, जब बराबर बनता ना तो ये भी खत्म कर दिया। ये लो, और भी ज्यादा एग्जामिनर ने आपकी मदद कर रखी थी, पर हम फिर भी नहीं सर हम तो सॉल्व करेंगे, हमें तो आता है सर, हमें सॉल्व करना आता है। A:B:C:D का रेशो निकालेंगे, सबको नीचे रखेंगे, फिर हम निकालेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, ये करेंगे। तुम्हें नहीं करना। लो, अब आते हैं अनुपात के केस में, ठीक है। पहले अनुपात को समझ लेते हैं एक बार। मैंने कहा भाई A:B, अगर ऐसा दे रखा है आपको, और यहां लिखा है कितना, 2:3 है, और यहां लिख रखा है आपको 1:4 लिख रखा है, मान लेते, ठीक है, 1:4, इतना। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है
तो आपको क्या करना होता है सॉल्व करने के लिए? देखो अभी तक तो हमारे पास ऐसा था ना, नॉर्मल नंबर थे। नॉर्मल नंबर क्या था, जैसे 2:3 दे दिया, 4:5 दे दिया, ऐसा था। अब ऐसे आ गया फ्रैक्शन में, तो आपको ये फ्रैक्शन खत्म करना पड़ता है पहले। तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा फ्रैक्शन खत्म। अब फ्रैक्शन में देखना, फ्रैक्शन जो दोनों हैं उनके बीच में रेशो है। अगर ये रेशो है, अगर रेशो है तो आपको, यह अनुपात का निशान है, तो आपको क्या करना पड़ता है ऐसे केस में, नीचे वाले नंबर को बराबर करना पड़ता है। क्या करता है? नीचे वाले नंबर को बराबर करना पड़ता है। ये नीचे वाले है ना, इन्हें बराबर करना पड़ता है। नीचे वाले को बराबर करना पड़ता है। ठीक है, पड़ता है। अब मैं बोल रहा हूं ना, मैं समझा रहा हूं भाई, पेपर के क्वेश्चन को मैं वैसे ही कराऊंगा जैसे मैं कराता हूं। अभी समझ लो कि ऐसा ना लगे सर ऐसे क्वेश्चन आ गए, मेरे दोस्त ने आया, मेरे दोस्त ने मेरे पापा के आगे पूछा, करके दिखा, और मैं उसके आगे करके नहीं पता हुआ। मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन दे, वो मना कर देगा, ऑप्शन क्यों सॉल्व करो, तो पापा के आगे मेरी इमेज गंदी कर दी। तो पापा को भी बोलना कि पापा ऐसा कोई पेपर नहीं बना कंपटीशन का जिसमें ऑप्शन ना हो, और अगर ऑप्शन नहीं है तो वो पेपर का क्वेश्चन नहीं है, और जो पेपर का क्वेश्चन नहीं है वो मेरे लायक नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है उसका करने की। ऐसा बोल देना, ठीक है? फिर अगर फिर भी लगता नहीं नहीं पापा बुरा मान जाएंगे, तेरे पे पैसा लगा रहे हैं और फिर भी तू सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो ऐसा कर लेना भाई, नीचे वाले को बराबर करना है। जैसे मैं कह रहा हूं नीचे वाले को बराबर करना, तो ये 4 और 3 है, तो किससे करेंगे? 12 बना दूं, इसे 3 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी 3 से करेगा। मैं तो ये कहती है जिसे नंबर को किसी से भी गुणा कर दो, भाग दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नीचे वाले को दे रहे तो ऊपर को भी करना पड़ेगा। यहां पर 4 से करूंगा तो 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? 4 दूनी 8। तो मैं, मेरे पास रेशो क्या बनेगा? ये बन जाएगा कितना? नीचे तो 12-12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, तो यहां पर हो जाएगा 12 और यहां पर 12। तो ऐसे करना होता है, तो नीचे बराबर आता है तो हम इसे काउंट नहीं करते, हम इनका रेशो मान लेते हैं। ए और बी का रेशो क्या होगा? 8:3। तो आपको ये समझना, जब अनुपात का रेशो होता है तो नीचे को बराबर करना होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ नीचे के लिए? क्योंकि आगे ऊपर वाला भी बराबर करवाऊंगा। अभी फिलहाल समझ लो, एक काम तो ये हो गया सर जी, चलो चलो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर के मिटा देते हैं, सब ऐसे ही कराते हैं टीचर, और करने के बाद तो फिर क्या हो गया, जब ये कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास सिंपल सा रेशो निकल जाएगा। ये हो गया सवाल, जो सवाल ऐसे लिखा था वो अब गया 8:3 में आ गया। अब हम दोबारा से ऐसे हम बी और सी का निकालेंगे, ऐसे सी डी का निकालेंगे, फिर हम इनके कंबाइंड रेशो निकालेंगे ए बी सी डी की, तब जाके आंसर निकलेगा, तब तसल्ली मिलेगी, ओ भाई साहब 1 नंबर कमा लिया। सुनो, मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं सर, ये बराबर के लिए इस नंबर को नीचे से ऊपर ले जाओ, इस नंबर को नीचे से ऊपर ले जाओ, तब क्या होगा? तो 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 दूनी, गुणा करना है, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तब भी रेशो। अब भूल जाओ कि नीचे कुछ था, ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है सर। ये भी बात तो एक ही है सर, ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, तो आप ये नहीं करना, नीचे वाले को अनुपात है तो नीचे वाले को ऐसा कर लो, कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं हम क्या करेंगे, फिर हम ढूंढे, फिर करेंगे एबीसीडी, नहीं करना। आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे ये नॉर्मल सवाल बन गया, अब नॉर्मल सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देख लो कैसे करते हैं। तो मैं ये करूंगा सिंपल सा, मुझे इतना समझ में आ गया सर, ऐसे सवाल को सॉल्व सिंपल बनाने के लिए क्या करूंगा, नीचे से ऊपर गुणा करूंगा, तो 8 के 1 से गुणा करूंगा तो 8, और इसके 2 से करूंगा तो 6। इसका मतलब ए और बी का रेशो 8:6 में आना चाहिए। 8:6 में, 8:6 में है क्या? क्योंकि ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। 8:6 में है क्या? नहीं है। 8:6 में? हाँ है। 8:6 में, 8:6 में बोला है, 4:6 में नहीं। और ये तो पता नहीं कहां से आ गया भाई नया ऑप्शन, एक आंसर। अब आपका दोस्त इसे भी सॉल्व कर रहा होगा, नीचे वालों को बराबर करने के चक्कर में एलसीएम लेके ऊपर, इनको भी एलसीएम, इनका भी एलसीएम, फिर ए बी सी डी की कंबाइंड रेशो निकालेगा, और निकालने के बाद फिर बोलेगा भाई आ गया, क्योंकि अब एबीसीडी है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सबको गुणा भी करना पड़ेगा, और गुणा करने के बाद भी देखना पड़ेगा कोई कॉमन तो नहीं है, फिर काटना भी पड़ेगा, तब जाके आंसर तक पहुंचेगा। आपने क्या करा? सिंपल सा, आपको पता चल गया इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, इसे फ्रैक्शन से नॉर्मल नंबर तक, इंटीजर तक कैसे ले जाया जाएगा, इतना काम था। इतना काम के बाद आप इन क्वेश्चन को ऐसा कर लो। क्या बात समझ में आई? आ गई? तो अब देखो, यहां पर भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। 3 की गुणा करूंगा तो ये 3, और इसके 2 से गुणा करूंगा तो ये 2, तो इसका मतलब ए और बी का रेशो 3:2 में होना चाहिए, 3:2 में होना चाहिए, ठीक है। 3:2 मतलब ये पहला वाला बड़ा है इससे बड़ा, ये भी देखते रहो साथ साथ में। बी जो है 2 है और ए 3 है, क्योंकि इसी को सॉल्व कराना है, ए और बी। अगर ये
ए 3 है और बी 2 है तो ए बड़ा होगा, तो ए बी से बड़ा होगा हमेशा हर केस में, ए बी से बड़ा होगा, तो ए बी से बड़ा होगा, ये तो छोटा है, ए बी से बड़ा होना चाहिए, ये तो छोटा है। दो ऑप्शन तो इसी पे काम खत्म हो गए, दो ऑप्शन तो इसी पे खत्म हो गए। अब यहां पर सर बड़े भी आ रहे हैं, चलो ठीक है। अब मैं देखता हूं 3 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल, 3 से कितने गुना हो रखा है, ये 7 गुना है, क्योंकि अगर ये 3 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल होगा तो 3 का कितने गुना है, 7। सर 7 से गुना किया होगा तो गारंटी है इसे भी करना पड़ा होगा, 7 से 2 को करा होगा तो कितना होगा, 14। ये रहा बेटा आंसर, ये भी खत्म। आ रहा है मजा, मजा आ रहा है, ठीक है भाई। हम चाहते भी तो ये हैं कि मजा आ जाए आपको, मजा ऐसा आ जाए कि पेपर में 7 वाला लग रहा हो एक्स्ट्रा सीट लेने और आप निपटा रहे हो। एक्स्ट्रा सीट की मतलब एक्स्ट्रा सीट का मतलब जो हम बोलते हैं रफ सीट बोलते हैं, एक्स्ट्रा सीट बोल रहा हूं मैं, रफ सीट, वो रफ सीट पे एक्स्ट्रा सीट मांगे जा रहा है। आपकी वो रफ सीट वो ही नहीं भरी है, उसका भी यूज होगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे उसका भी काम लेंगे, जब आएगा जब देखेंगे, पर कब तक आएगा इसकी गारंटी नहीं है। पर जब तक नहीं आ रहा, जब तक हम इस मेथड से करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई ऐसा बच्चा जिससे ना समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो कमेंट है भाई इसके लिए। अच्छा, अब कुछ लगता है सर ये तो सवाल आगे सर, पर ये चीज ना जब बड़े सवाल में आती है ना, बड़े सवाल मतलब कि जब लिखा होता है पूरा सवाल, यहाँ तो वैल्यूज दे रखे हैं, डाटा पे काम हो रहा है। जब अगर कुछ लिखा हो सवाल में कि भाई ए और बी के दो, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, 2 बेटे थे, उनको 2 बेटों को राशियों को इस पार्ट में बांटता है, इस अनुपात में बांटता है, तब जाके उनका बताओ हिस्सा बताओ। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आ रखा है, ये भी किसी पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ 6200 रुपए है, 3 हिस्सों में विभाजित करना है और इस रेशो में बांटना है, तो बताओ उनके क्रमश कितने कितने मिलेंगे। मैं भूल जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने सवाल ही नहीं पढ़ा, मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, करने वाले आपके दोस्त करते रहेंगे। मैं कहता हूं कि चलो छोड़ो, मुझे पता है कि सर इसकी गुना ऊपर करूंगा तो ये 3 हो जाएगा और इसकी गुना करूंगा 2 तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि ए जो होगा, पहला वाला जो होगा वो दूसरे वाले से बड़ा होगा, पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा होगा, पहला वाला दूसरे से बड़ा होगा। तो इससे मेरे को एक सवाल तो ऑप्शन तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया भाई, पहला वाला दूसरे से बड़ा नहीं है, खत्म। दूसरा जो भी होगा वो 3:2 के रेशो में होगा, 3:2 के रेशो में, तो 3:2 के रेशो में, 3 0 खत्म, 3 0 खत्म, 3:2 के रेशो में, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, पहला वाला 3 से भी तो कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। मुझे एक सिंपल सा, मैंने क्या करा है, एक ही बार में मेरा आंसर आ गया। दोबारा से लिखते हैं, मैंने यहां से करा 3 और 2, 3 2 के रेशो में, तो पहले वाला नंबर 3 से भी कटना चाहिए। दूसरा, पहला नंबर दूसरे से बड़ा होना चाहिए, जब बड़ा नहीं है तो यही खत्म हो गया। 3 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, चेक ही नहीं करूंगा, आंसर ए। और ये तो एग्जामिनर ने मदद कर रखी थी, पहला वाला ही दे रखा था, मैं तो फिर भी नीचे से कर रहा हूं। क्यों, आपको लगे ना सर आप ऐसे कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि जो नहीं पता, इससे ज्यादा बुरी किस्मत कैसे होगी कि आप चौथा। ये मैं क्या कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा किस्मत बुरी है तब जाके, क्योंकि आंसर तो पहले में निकल रहा था, पर मैंने कहा चलो ठीक है नीचे भी होता तब भी ज्यादा कितना टाइम लगता आपको, इतना टाइम लगता जितना मुझे लगा। चीजें समझ में आ गई तो ये आ गया भाई। अब यहां पर क्या है, इन क्वेश्चनों को देखो तुम्हारे दोस्त कैसे करते हैं, समझते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद मैं कहता हूं ये ए बी सी का रेशो है और यहां पर दे रखा है ए बटे में बी अनुपात बी अनुपात में सी और सी अनुपात ए। एक तरीका तो ये है कि बिल्कुल ऐसे रख दो भाई, तो मैं कहूंगा यहां पर 2 अनुपात, मतलब ए था ना ऊपर, तो ए का 2 था और बी का कितना था, 3 था, तो नीचे रख दिया 3। अब उसके बाद कितना था, बी था, यहां पर बी है तो बी लिख दिया, बी कितना है, 3 है, और सी कितना है, 5 है। फिर रेशो दे रखा है किसका, सी दे रखा है, सी कितना है, 5 है, और उसके बाद क्या है, एक, ए कितना था, फिर 2 था, तो 2। मतलब इसको हमने ऐसे लिख दिया, समझ में। अब फिर दोबारा से वही काम करना है, या तो एक काम कर लो कि यहां से देखेंगे और यहां से देखेंगे, इसकी गुना कर दो 10, इसकी गुना कर दो 3 या 9, 10 और 9 के रेशो में होगा, 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 10 और 9 के रेशो में होगा। ठीक है, आ रहा है, कुछ करने की जरूरत है। अरे मैं इतनी सी बात समझ लेना यार कि तुम्हें करना क्या है कि यहाँ पर अगर मान लो नीचे भी ये वैल्यू रखी है, इतने में तुमने यहाँ पर करा, चलो मैं कह रहा हूँ तुम्हें करना सिखाऊं तो करने में भी तुम्हें औरों के मुकाबले बहुत जल्दी कर लोगे। कैसे कर लोगे, समझ लेना। जब भी ऐसा लगे कि यहाँ पर ए है
और ऐसे ही सीक्वेंस चल रहा है, ए बी बी सी सी ए, मतलब ऐसा चल रहा है ना, जो नंबर यहाँ है वो यहीं है, फिर वो नंबर यहाँ है वो यहीं है, ऐसे चल रहा है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, देखना कि नीचे कौन सा आता है, बी आया है। तो जो बी आया है ना, बी, इनमें से कौन सा है बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, उसे छोड़ दो और बाकी दोनों नंबरों को गुना करके इस पहले नंबर से गुना कर दो। जैसे 5 दूनी 10, 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये रेशो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ऐसे। मैंने क्या बोला कि आपको पता है नीचे बटे में बी है, तो बी वाले नंबर को छोड़ दो और बाकी इन दोनों नंबर को गुना करके इस पहले वाले से गुना करोगे तो पहले का रेशो निकल जाएगा। जैसे 5 की गुना करूंगा 2 से, 5 दूनी 10, और पहला कौन है 2, तो 10 की गुना करूंगा 2 से तो 20 हो जाएगा। अब अगर मान लो इसके नीचे सी था तो सी को छोड़ देंगे, इन दोनों की गुना करेंगे और किससे करेंगे, बी से गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और बी कौन सा था, 3 था, 6 थिया 18। अगर मान लो मुझे ए हटा, ए का यहाँ ए के लिए देखना, तो ए को छोड़ देंगे, इन दोनों की गुना करेंगे और सी से गुना कर देंगे। 5 थिया 15 और सी से गुना करूंगा तो 15 पंजे 76। ये पूरा पूरा रेशो निकल गया। पर मैं कह रहा हूं ऐसे क्यों कर रहे हो, कर क्यों रहे हो, जब हमें इतना सिंपल सा तरीका पता है, उसी तरीके से करेंगे। अच्छा, यहां पर आपने क्या करना है, सॉल्व, ठीक है। अब रेशो दे रखी होती है और कुछ वैल्यूज दे रखी है अनुपात में, आप जाके वैल्यू चिपकानी है, उसका आंसर लेना है। करने के लिए आप सिंपल सा कर सकते हैं, एक की जगह 3 है तो 5 या 15 इधर आएगा, एक की जगह 5 या 15 और 4 सत्ते 28, 28 और 15 कितने होते हैं, 43 होते हैं। कितने होते हैं, 43। तो ऑप्शन ये तो खत्म कर दोगे, ठीक है, ये खत्म कर दोगे। अच्छा, ये खत्म मैं वैसे भी कर सकता था, कैसे कर सकता था, आप ध्यान देना कि बड़ा नंबर कौन सा है, ए और बी में से बी नंबर है, कितना है, बी है 4, ए है 3। अब बड़े नंबर से जो नंबर, बड़े नंबर को बड़े नंबर से गुना करेंगे तो भी बड़ा नंबर बनता है भाई। अब यहां पर बी है 4, इनमें से बड़ा नंबर, और देखो ये बी कितने से 7 से गुना हो रहा है, एक बार बी 5 से गुना हो रहा है, तो बड़ा नंबर को बड़े नंबर से कब गुना हो रहा है, इस वाले नंबर में गुना हो रहा है। जब इस वाले नंबर में आ रहा है तो ये ही बड़ा नंबर होगा और ये छोटा नंबर होगा कि नहीं होगा। इस बात से मैं 2 ऑप्शन तो वैसे खत्म कर सकता था। और ये कब होता है, ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो पेपर में इतना जल्दी दिमाग आ जाएगा, ये तुम क्लास में प्रैक्टिस करोगे तब जाके समझ में आएंगी ये चीजें, ठीक है। कि ये बड़ा नंबर था, बड़े नंबर से बड़े नंबर को गुना करता, ये पहला वाला नंबर बड़ा होगा, दूसरा वाला नंबर छोटा होगा, तो पहला नंबर बड़ा होना चाहिए। यहां पर देखा कि ये तो छोटा है, ये छोटा है, तो ये कैंसिल हो गई। और बाकी तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तुम नॉर्मल तरीके से भी करोगे काम चल जाएगा। तो ठीक है, 43 में आंसर आना था, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा मुझे क्या करना था, तुम्हारे से पेपर में तुम जब बैठोगे, अगर ये पेपर का क्वेश्चन है तो पेपर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए, बड़े नंबर से बड़ा नंबर तो मैंने ये काट दिया। दूसरा नंबर मैं इसे चेक ही नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि 43 यहां भी और 43 यहां भी है ए के लिए। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा जब मुझे पता चल गया ये 2 ऑप्शन हो नहीं सकते, तो मैं अब इस वाले को, बाद वाले को चेक करूंगा, इस वाले को। तो यहां पर क्या गया, 3 सत्ते 21 और ये क्या आएगा, 4 पंजे 20, 20 और 21 कितने, तो 41 होते, तो आंसर बी, ए भी खत्म। बात समझ में आ रही है ना, मैंने बड़े छोटे से 2 ऑप्शन खत्म कर दिए। मुझे पता ए जो पहले आ रहा है उन दोनों में, तो दोनों में 43 है, तो मैं उस पर टाइम खराब क्यों करूंगा, जो अलग अलग है मैं उन पे चेक करूंगा और आंसर आ जाएगा। अब ये सवाल आया, जैसे ही सवाल एग्जाम में आएगा तो बच्चे लग जाते हैं तुरंत ही करने, कैसे, अरे सर आसान है, 5 लिख रखा है ना, पी की 5 की पावर 4 लिखेंगे, 3 की पावर 4 लिखेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन कर देंगे। करते हैं भाई, सभी तो कर रहे हैं, ऐसे तो कर रहे हैं। एग्जामिनर तुमसे कैलकुलेशन कराएगा क्यों भाई, तुमसे नौकरी के बाद क्या तुमसे वो पहाड़े पर पूछेगा क्या। अबे भाई जब तुम नौकरी लग जाओगे ना, कैलकुलेटर होगा तुम्हारे हाथ में, कंप्यूटर होगा तुम्हारे हाथ में, कैलकुलेट कर दोगे, मोबाइल है आपके हाथ में। लेकिन एग्जाम में पूछ रहा है तो इसका मतलब वो पेन चलवाने के लिए नहीं बोल रहा है, आपसे बोल रहा है अपना ब्रेन चलाओ भाई, क्योंकि जिस दिन ब्रेन चलाने लग गए उस दिन आप ये काम कर पाओगे। तो जिसका एग्जाम के दौरान अगर ब्रेन चलता है तो पेन बहुत धीरे हो जाता है, पेन चलता नहीं है, और जिसका पेन बहुत तेज चलता है उसका ब्रेन नहीं चल पाता, क्योंकि वो चलाने पे ध्यान देता है। आपको मैं इस क्लास में, अभी तो पेपर नहीं है ना आज, क्लास में तो समझ सकते हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं। अगर चीजें एक बार डेवलप हो गई ना आपके ब्रेन में, तब आप पेपर में वो चीज ऐसे करोगे चुटकियों में। देखो समझते हैं, मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो पी स्क्वायर है वो यहां पर भी पी स्क्वायर ही है, यहां पर क्यू स्क्वायर है वही नंबर यहां पर भी है, दोनों नंबर सेम है, बस इतना करा है कि जो पहले इन्हें घटाया गया और बाद में इन्हें जोड़ा गया। मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर, मैं कहता हूं चलो ये रहा, कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने 10 और 3 की बात कर दी, ये 2 नंबर है, अगर दोनों को जोड़ूंगा तो 13 आएगा, दोनों को घटाऊंगा तो 7 आएगा। इसका मतलब जो घटने वाला नंबर होगा, अगर 2 नंबर सेम ही है, इन दोनों सेम नंबर को जोड़ रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, अगर ऐसा है तो घटने वाला हमेशा छोटा होगा नहीं होगा, हाँ कि ना।
और जोड़ने वाला हमेशा बड़ा होगा। अगर ये बात है तो मैं इतना समझ सकता हूं कि यहाँ पर दोनों वही नंबर हैं जो यहाँ पर घटाए जा रहे हैं और ये दो नंबर हैं जो यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं, तो घटने वाला नंबर छोटा होगा, तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा छोटा होगा और ये नंबर जो है वो बड़ा होगा। क्या इतनी बात समझ में आई इतने से केस में? पहला तो इतना काम करना है। अब बोलेंगे सर यहाँ कुछ मदद कर रहे हैं, करेंगे भाई, यहाँ नहीं करेंगे तो अगले क्वेश्चन में करेंगे और बाद में मदद करेगा जरूर। अगर कोई चीज कॉन्सेप्ट है तो करेगा जरूर। एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है तो वो ये सोच के नहीं बना रहा कि मुझे कैलकुलेशन मशीन चाहिए, वो ये सोच के बता रहा है जो बच्चा आ रहा है उसका ब्रेन काम कर रहा है, वो मैथ को मैथ की तरह नहीं कर रहा, वो जो जिस तरह से मैं चाहता हूं उस तरह से यूज कर रहा है उसे। छोटा बड़ा, अब छोटा बड़ा का मतलब है कि अगर पहला वाला ऑप्शन छोटा होगा, छोटा होना, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है सर, यहाँ बड़ा है, चलो एक ऑप्शन खत्म। सर क्या मिल गया सर इतनी देर करने में? देर नहीं है भाई, तुम्हें तो खुद छोटे से पता चल जाएगा ना, माइनस का प्लस का, चलो ये खत्म कर दिया, एक काम तो ये हो। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास जो वैल्यू है, मेरे पास वैल्यू किसकी बड़ी है? पी की वैल्यू है बड़ी, क्योंकि छोटी है ना। अब ये घटाया किस में से जा रहा है? पी में से क्यों घटाया जा रहा है? पी में से क्यों घटाया जा रहा है? इसका मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा रहे हैं, और बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटेगा तो हमेशा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां तो प्लस का बनेगा, यहां भी, यहां माइनस का बनने के चांस थे। कब चांस थे? अगर मैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाऊंगा तो हमेशा तो क्या बनेगा? प्लस का ही बन रहा है, और छोटे नंबर में से अगर बड़ा घटा दूंगा तो माइनस का चांस बनने का है। लेकिन मेरे पास जो मैं घटा रहा हूं पी के पावर 4 में से क्यू की पावर 4, तो पी का जो भी है वो बड़ा नंबर है और बड़े में से छोटा घटेगा, तो मुझे इतना समझ में आ जाएगा कि आंसर तो पॉजिटिव ही बनेगा। जब पॉजिटिव बनेगा तो ये गया और ये गया, खत्म, और आंसर मेरे पास डी। बताओ, अब बताओ, मुझे समझाने में टाइम लगा है भाई, पर अगर आपने समझ लिया तो इस क्वेश्चन के जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, आप उसे टाइम लगाओगे क्या? उस बच्चे से कम तो टाइम नहीं लगाओगे, मतलब उससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगाओगे जो साथ में बैठा है। आपने बस दिमाग लगाना था यार, ये छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि माइनस का प्लस का आगे आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपके दिमाग में ही चलेगा यार दोनों नंबर सेम ही तो है, माइनस का छोटा होगा, खत्म, बड़े वाला खत्म। अरे यार ये बड़े नंबर छोटा कट रहा है तो प्लस का ही होना चाहिए आंसर, माइनस का क्यों आ रहा है? खत्म। इतनी देर का काम था ये, और समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा ना भाई, क्योंकि आपके दिमाग में जो कैलकुलेशन चल रही है वो खत्म करना बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो आज से नहीं चल रही है। जिस दिन पहली क्लास में गए थे आप, जिस दिन आप पहली क्लास में गए थे वहीं से कैलकुलेशन चालू है। अब चाहे आपने 12वीं करी होगी तब भी आपको 12 साल लग गए वो कैलकुलेशन हर साल करते करते आपके स्कूल में। तो अब कैसे मान लोगे आप कि अचानक कोई आके आपसे बोलेगा कैलकुलेशन छोड़ दे, सवाल देखते ही नहीं छोड़ पाओगे यार, और छोड़नी तो पड़ेगी। जिसके दिमाग में ज्यादा कैलकुलेशन है वो ज्यादा टफ कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। चलो, अरे आ गया जा मेरे भाई, आ गया। अब ये बराबर वाले क्वेश्चन है, बराबर वाले क्वेश्चन में समझ लेना भाई, बराबर वाले क्वेश्चन में मैं इसे सिंपल सा करा सकता हूं जैसे टीचर कराते हैं कि भाई पहले तो सबसे पहले छोटा ही कर लो ना भाई। इसे करूंगा तो 20 40 से कितने बार, 20 से 20 दूनी 40 और इसे 20 से 60, तो ये 3x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। जब भी दो नंबर है तो आसानी से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन्हें क्रॉस कर दो, इसका नंबर इसके साथ और इसके साथ जो लिखा है वो इसे यहाँ लिख दो, तो 2:3 आ जाएगा। तो मैं ऐसे कर सकता था आराम से, ठीक है। ये इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, सिंपल सा कर सकते थे, नहीं काट रहे तो बाद में काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी नंबर गुणा हो रखा है, अगर बराबर का साइन है तो आप उन्हें ऐसे कर दो, क्रॉस बना दो, इधर से इधर ले आओ, यहाँ 40 आता, यहाँ 60 आता, फिर काट देते भाई 20 से 2 बार में और 3 बार में, ये तो कर देते। चलो कोई नहीं, यहाँ से तो आंसर जल्दी आ गया। लेकिन इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है? इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात एक है जो शायद यहां काम ना आए, लेकिन आगे आएगी। आगे मतलब कि और सवाल आते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इन चीजों में, आप प्रैक्टिस करना, काम आएंगे। जैसे मैंने कहा 2x बराबर है 4y, इसका मतलब क्या हुआ भाई? बराबर का साइन है ना, ये जब बराबर का साइन होगा जब चेक करेंगे हम ये चीज। मैंने कहा ये 3x है और ये 4y है, ऐसे मान लेना ये 3 भाई हैं और ये 4 भाई हैं और बराबर हैं। अगर लड़ाई करवा दूं इनकी, तो इसका मतलब ये 3 भाई
इनकी जिनमें 3 भाइयों में पावर है ना, उतनी इन 4 भाइयों में पावर है। तो ज्यादा मजबूत कौन हुए? ऐसे अगर समझ में आए ना आए तो ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूं कि चलो मान लो ये कोई एक्स बंदा है, ठीक है, और ये कोई वाई बंदा है। इस एक्स बंदे पर कितने थैले हैं? 3 थैले हैं, इन्हें थैले मान लो। इन 3 थैलों में जितना पैसा है उतना ही थैला, बराबर का मतलब होता है जितना इधर है उतना ही इधर है। इस एक्स के पास 3 थैले हैं, उतना इन थैलों में पैसा है जितना कि इस वाई के पास जो 4 थैले थे उनमें थे। अब मुझे बताओ कि बड़ा थैला किसके पास है? समझ रहे हो ना? अब कुछ बच्चे लग रहा है सर हो तो गया आंसर, आप क्यों लग रहे हो उसमें दिमाग लगाने? अरे रुक जाओ, तसल्ली तो रखो भाई, समझ लो आंसर तो निकल गया है ना। अभी कौन सा पेपर है जो अगला उसके लिए टाइम लगा रहे हो? रुक जाओ, समझ लो, बहुत अच्छी चीज समझने को मिल सकती है। मैंने कहा इसके पास 3 थैले थे, जितना सामान इस 3 थैलों में था उतना ही इसके पास 4 थैलों में था। तो थैले का साइज बताना है किसका बड़ा होगा। बोलोगे सर 3 थैलों में अगर सामान आता है और वही सामान 4 थैलों में आ रहा है, तो उसका मतलब 4 थैले में आएगा जब 4 थैले छोटे होंगे, और 3 थैलों में आ रहा है ना, तो थैले का साइज बड़ा। तो इसका मतलब ये थैला बड़ा होगा नहीं होगा? ये वाला थैला बड़ा होगा और ये थैला वाला क्या होगा? छोटा होगा। तो y की वैल्यू छोटी होगी और x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ऐसे इसका मतलब इसे और सिंपल सी लैंग्वेज में, क्योंकि आपको देखो समझ में तो आ गया है, पर इसे कैसे और समझ सकते हैं? इसका मतलब अगर बराबर का साइन हो तो जो नंबर कॉफिशिएंट बोलते हैं इसे, गुणांक एक साथ गुना और रखे हो, तो बराबर के साइन में जो नंबर लिखा है अगर वो बड़ा है तो वो छोटा होगा एक्चुअली में, और यहां पर ये छोटा नंबर है तो ये बड़ा होगा। तो ये 3 और 4 में छोटा कौन सा था? ये था, तो इसके साथ में लिखे वाला नंबर बड़ा होगा। ये 4 था, इससे बड़ा था, तो इसके साथ में लिखा हुआ नंबर वो छोटा होगा इसके मुकाबले। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो आप इतना समझ पाते। अच्छा, अब मैं इसमें आंसर में ज्यादा टाइम लूंगा, मुझे पता है उससे आंसर निकले या ना निकले, पर मुझे ये बात समझानी थी आपको कि बराबर का जब भी केस आएगा तो आपने ये काम करना है। तो मैं कहता कि भाई इसका मतलब यहां पर 60 थैले लगाने थे, परसेंटेज को भूल जाओ, यहां 40 थैले लगाने थे, तो जो 60 थैलों में सामान आ रहा है वो 40 थैलों में आ रहा है, तो संख्या छोटी कौन सी है? ये। तो इसका मतलब ये बड़ी, वाई की वैल्यू बड़ी होगी, तो वाई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, वाई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। वाई की वैल्यू बड़ी होने से मुझे पता है कि ये आंसर नहीं है एक, क्योंकि वाई की वैल्यू यहां पर बड़ी नहीं है। अब बोलोगे सर आंसर इस पर क्यों काम कर रहे थे? इस पर ये काम कर रहे थे क्योंकि मुझे आंसर तो निकलवा दिया पहले से, आगे काम आएगा, आगे काम आएगा। और वो कैसे काम आएगा? वो ऐसे, चलो ऐसे काम आएगा, जो वही ये रहा, ये रहा, ये ऐसे काम आएगा, ऐसे काम आ जाएगा। अगर वो काम आ गया तो यहां पर ऐसे काम आ जाएगा। कैसे आएगा भाई? ये देखो, अब देखो भाई, यहां पर एक थैला है, यहां पर 3 थैले हैं, एक थैला है और 3 थैले हैं, तो मुझे बताओगे जरा, जो सामान एक थैले में आ रहा है वो 3 थैले में आ रहा है, तो थैला किसका बड़ा? ए का बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ए से बड़ा है बी का थैला, ए बड़ा है बी से। बात समझ में आई? अच्छा, अब दूसरे आ जाते हैं इस वाले रेशो में, इन दोनों पे। यहां पर बी के 4 थैले थे और सी के 5 थैले थे। थैला साइज बड़ा किसका? साइज जिस जो नंबर छोटा होगा उसका थैला साइज बड़ा होगा। इसका मतलब बी बड़ा है सी से। और यहां पर देखा कि अब इन दोनों रेशो में काम करता हूं तो यहां पर सी के पास 6 थैले हैं और बी के पास 7 थैले हैं, तो साइज किसका बड़ा? अभी अगर समझ चुके होंगे कि नंबर जो छोटा था उसका साइज बड़ा होता है, तो 6 थैले है ना, 6 थैलों में सामान आ रहा है 7 थैलों के बराबर, इसके थैले छोटे होंगे इसके बड़े होंगे, तो सी बड़ा है किससे? डी से। इसका मतलब मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा कौन है? ए है। क्या है? ए है। क्या इतनी बात समझ पाई? अगर ये जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आंसर निकालने के बाद भी जो टाइम ले रहा था, वो इसलिए ले रहा था क्योंकि यहां पर वो आप काम आ जाए, ठीक है, यहां पर काम आ जाए। अब बोलेंगे सर आपको पता है इसलिए कर रहे हो। अरे नहीं भाई, मुझे ये भी पता है कि हर साल पूछे जा रहे हैं, अगर रेशो में से ऐसे क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए, हर एक क्वेश्चन, हर एक जो पेपर है आपका, पता नहीं कितने बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और गौर करोगे तो ऐसे निकल जाएंगे आंसर, बहुत सारे आंसर ऐसे टिक मार दूंगा मैं फिलहाल, क्योंकि मुझे लेने लेटेस्ट क्वेश्चन के तो 22 था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। अगर आप देखोगे ना पुराने, कितने पुराना उठा लो,
ऐसे निकल जाएंगे तुरंत ही, थे बड़े छोटे से निकल जाएंगे आंसर, कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। अब देखते हैं भाई, इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा ए है और छोटा नंबर कौन सा इनमें डी है। अब मुझे बताओ, अभी 2 मिनट पहले हमने एक चीज और सीखी थी, यहां से सीखा था थैले वाला केस और यहां से सीखा था कौन सा, कि नंबर जोड़ना और घटाने वाला कौन सा बड़ा है छोटा है। इन दोनों केसों को मिलाकर ये केस बनाया गया है। समझ में आया? हर सवाल को ऑब्जर्व करा करो, जब ऑब्जर्व कर लोगे ना तो हो सकता है 2 अलग अलग चीजों से मिलकर एक क्वेश्चन बने और वो आपके लिए बहुत छोटा हो जाए। तो अभी हमने जो पहले क्वेश्चन में करा था उसमें तो ये समझ में आया कि ये बड़ा होगा डी के मुकाबले। तो क्यों ले रहा हूं ये डी के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर ए और डी के बारे में चर्चा चल रही है, ए और डी के बारे में चर्चाएं चल रही है। ठीक है, अब लग रहा होगा सर ऊपर जोड़ा है नीचे घटा है, ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर आना चाहिए, ऐसे होगा ना, ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऊपर बड़ा नंबर ऊपर नीचे छोटा नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये वही 2 नंबर है जो ऊपर जोड़ में नीचे घटा में। ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर आना चाहिए, ऊपर बड़ा नंबर नहीं है, ये कैंसिल आउट। ऊपर बड़ा नंबर नहीं है, कैंसिल आउट। ऑप्शन 2 बचे मेरे पास, जो ऊपर बड़ा नीचे छोटा। इतनी बात आ गई इतने से में कि ये इस वाले से बोलूंगा कि भाई यहां पर ये 2 जो नंबर थे वो यहां पर भी हैं, बस यहां माइनस में और यहां प्लस में है। प्लस वाले हमेशा बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा, तो नीचे वाला लिखा नंबर छोटा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होगा। और ये इस तरह से मेरे पास 2 ऑप्शन खत्म। क्या इतने से बात में ये समझ में आ गया? अगर ये आ गया तो अब दूसरा क्या नंबर था सर, बस इतना फर्क है, ये माइनस और प्लस पता चल जाएगा भाई। ए बड़ा नंबर था और डी छोटा नंबर था, या घटाया किसमें है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर। अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हुआ है तो बड़ा आंसर किसमें आएगा, छोटे में से अगर बड़ा नंबर माइनस करोगे तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा, और माइनस का आएगा तो आंसर हो गया डी, ये भी खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये है वो तरीके जो आप ऑब्जर्व करोगे, हर सवाल में दिमाग लगाओ यार। अगर वो आसानी से हो रहा है तो इसका मतलब एग्जामिनर वो चाहता ही नहीं है कि आप उस तरीके से करो, वो आपको फंसाना चाह रहा है। क्योंकि भाई आसानी से सवाल, अगर एग्जामिनर का मन है आसानी तरीके से करवाना, तो भाई एक बात बताऊं, फिर सारे बच्चे सिलेक्ट ना हो जाते, सारे सवाल आसान है। लेकिन वो चाहता है कि जिस तरह से ज्यादा लोग कर रहे होते ना, सारे लोग उसी तरीके से करें, और कुछ एक आधे स्मार्ट बच्चे होंगे ना, वो उनसे थोड़ा अलग तरीके से करें, उसका सिलेक्शन होता है। और इसीलिए जितने ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, कितने भी कर लो, फॉर्म कितने भी भर दो यार, नौकरी तो उतनी ही मिलेंगी ना जितनी है। अब उनमें पहुंचने के लिए आपको थोड़ा अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक क्वेश्चन ले रहा था ये वाला, अब समझ लेते हैं, ये भी देख लेते हैं भाई। ये बराबर वाला मामला है। बराबर वाले में मैंने एक शुरू में बताया था कि आपको क्या करना था भाई। मान लो मैंने कहा ए अनुपात बी था, जब रेशो अनुपात में होता है, क्या होता है, अनुपात में होता है। जैसे मान लो मैंने कहा था यहाँ पर 5, मैंने कहा था अनुपात में होगा तो नीचे वाले को बराबर करना होता है, मतलब बोला था। और जब बराबर होगा ना तो ऊपर वाले को बराबर करना होता है, तो ऊपर वाले को बराबर करना होता है। जैसे मान लो किसी को मैं लिखता हूं यहाँ पर, यही चीज अगर मैं ऐसे लिखता, यहाँ पर लिखा होता है इसे 1/3 ए बराबर में ये 2/5 बी। तो ठीक है, ए और बी का रेशियो, यहाँ पर ए और बी का निकालना है आपको, और यहाँ पर भी ए और बी का निकालना है। तो मैंने बताया था कि जब अनुपात में होगा तो नीचे वाले को बराबर करते हैं, और अब मैं इसका उल्टा बोल रहा हूं, अगर बराबर है तो ऊपर वाले को बराबर करना है। क्या करना है, ऊपर वालों को बराबर करना है। अब ऊपर वाले को कैसे करेंगे, या तो आप ये कर सकते हो कि सर जी ऊपर वाले यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 से गुणा कर दूंगा, नीचे भी 2 से कर दूंगा, या नीचे वाले को करना था वो सीख गया। लेकिन आप ये समझो, ये तो कर ही लोगे कि भाई ऊपर वाले को ये वाला बराबर वाले के इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऊपर वाले को बराबर करते हैं, ऊपर वाले को बराबर करते हैं। अभी समझो, इसे भी देखेंगे, निपटाएंगे, कोई टेंशन मत लो, बहुत जल्दी निपटाएंगे। इस वाले में नीचे वाले को बराबर करते हैं। अरे क्या हो रहा है भैया, वाले को बराबर करते हैं। ठीक है जी, यही वाली बात है। चलो, पर अब करोगे तब भी रेशो आ जाएगा,
अब जिसे बराबर करते हैं ना, बराबर करने का मतलब है उसे काउंट नहीं करते, उसके दूसरे वाले को हम समझते हैं रेशो। जैसे यहाँ पर नीचे वाले को बराबर करना था तो नीचे वाले बराबर हो जाएंगे ना, हम नीचे वाले को गिनेंगे नहीं, रेशो कौन सा होगा, ऊपर वाला हो जाएगा। और बराबर वाले केस में हम ऊपर वाले को बराबर करते हैं तो रेशो कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आप करना चाहो कर लेना, पर लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या है कि जिसको बराबर करते हैं ना उस केस को दूसरी जगह ले जाओ। जैसे इस वाले केस में क्या करते हैं, यहाँ बराबर करना नीचे वाले को, छोड़ो इस वाले को नंबर को यहाँ गुना कर दो, 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ बराबर करना था ना, 3 को ऊपर ले जाओ, 3 दूनी 6, रेशो क्या हो जाएगा 5:6 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये क्या था भाई, ये तो अनुपात वाला था, हमने पीछे देख लिया था, हमें बराबर वाले में काम करना था। तो बराबर वाले में क्या करना है, जिसको बराबर करना होता है ना, जिसको बराबर करना होता है आप उसको क्या करो, अपोजिट ले जाओ। जैसे बराबर किसको करना था, इसको करना था, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को बराबर करना था ना, तो बराबर करने का तरीका है, जैसे ये वाला नंबर है ना ऊपर वाला, इसे नीचे ले जाओ, नीचे गुना कर दो, कर सकते हो क्या। जैसे करोगे तो ये क्या था, यहाँ तो 1 था, ये 3 था, बराबर ये 2 को नीचे कर दोगे, ऊपर भूल जाओ, फिर कुछ भी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये 2 यहाँ आ गया तो क्या हो गया था भाई, ये हो गया था 6, तो रेशो क्या हो जाएगा इसका 6, इसका जो था 5 था, ये हो जाएगा। आज समझ बात, मैंने क्या बोला है कि आप एक काम करो, बराबर वाले केस में आप बस तिरछी गुना कर देना है, भूल जाओ सब चीज, चलो छोड़ो। ठीक है, आप क्या करोगे, आप जो ऊपर लिखा ना उसके नीचे गुना कर दो, तो क्या होगा, 2 की गुना कर दूंगा 3 से, क्या हो जाएगा 6। तो आप यही समझना, ये और बराबर क्या है, बी के भूल जाना क्या लिखा था, नीचे क्या था 5 था, तो 5, यहाँ तो 1 से गुना करेंगे तब भी ये रहेगा। तो आपके पास रेशो एक ही रेशो हो जाएगा 6 और बी का रेशो हो जाएगा 5। क्या बात समझ में आई। ऐसे एक बार और कर लेते, चलो मैं कहता हूं यहाँ पर 3/5 है ए, बराबर ये है 2:3 बी, तो ए और बी का रेशो निकालो। बराबर का केस है ना, तो ऊपर वाले को लाओ नीचे, ऊपर वाले को लाओ नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, क्या हो जाएगा 10, बराबर 3 तिया 9। ऐसा कर सकते हैं क्या, तो इसका मतलब ए का वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 9 है। अब आ जाओ, अगर अब समझ में आ गया तो अब देखते हैं मैं कितनी जल्दी फटाफट करते हैं। तो मैंने बोला था यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो होगा ही, और एक होगा तो इसको नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू नीचे वाली होती है 4, बराबर का साइन है ना, तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4। इस रेशो में आंसर होना चाहिए, इस रेशो में आंसर होना चाहिए ए और बी के लिए। ये है क्या, नहीं है भाई, ए की 5 है बी की 4 होनी चाहिए थी, ए की 5 है बी की 4 होनी चाहिए थी, ये हो सकता है। इसे चेक करते हैं, 5 है तो कितने गुना है 3 गुना, 4 है तो कितने गुना है 3 गुना, दोनों। चलो सर नई बात बनी, तो यहां देख लेते हैं, इसे नहीं चलाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 और 10, तो और 10 का है भाई, 2 और 10, 2 10 का रेशो, ये 2 और 10 का रेशो है क्या, 2 को 6 से गुना कराए पर 10 को 6 से थोड़ी कराए, ये आंसर। यहां देखोगे 2 और 10 का, क्योंकि 2 और 10 है तो इसे गुना भी कर सकते हैं, इसका डबल कर देंगे 4, इसका डबल कर देंगे 20, 4 20 दिखाई दे रहा था, आंसर सिर्फ डी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे उड़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आएगी आसानी से। देखो शुरुआत में जरूर टाइम लग रहा है आपको समझने में, पर मैं कह रहा हूं एक बार टाइम लग रहा है जो लगा दो, क्योंकि उसके बाद पेपर में टाइम नहीं लगाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आपसे। और बिना टाइम लगाए आप सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और नहीं है तो एक काम करो, जो तुमने सीखा है ना, अब आप ये टॉपिक ले गए अपने किसी भी दोस्त से जो तैयारी कर रहा हो, कितने सालों से भी कर रहा हो, उसके पास जाओ और उससे बात करो, ठीक है, फिर पता चल जाएगा आपको। या पुराने पेपर उठाओ, पुराने पेपर में लगाओ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो लगाओ सब में, लग रहा है नहीं लग रहा चेक करो, एक बार चेक कर लो, उसके बाद महसूस हो जाएगा कि शायद में काम करते हैं नहीं करते ये तरीके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो और बिना सॉल्व करे आंसर टिक मारते रहो। ठीक है।